आप यकीन करेंगे कि अगर मैं कहूँ कि एक वक्त ऐसा था जब एमिरेट्स एयरलाइन पाकिस्तान के पायलट से ट्रेनिंग लेती थी, जब अमेरिका और यूरोप के लोग PIA में सफर करना एक स्टेटस सिंबल समझते थे, और जब पाकिस्तान ने लंदन से कराची का सफर 6 घंटे और 43 मिनट में तय करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये था पाकिस्तान का वो सुनहरा दौर जिसे दुनिया मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कहती थी। उस दौर में कायद आजम की बहन फातिमा अली जिन्ना को सड़कों पर रुलाया गया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं, कि आप लोगों को सबको मालूम है कि ये इलेक्शन हो रहे हैं और किस नजरिए पे ये इलेक्शन हो रहे हैं। अवाम ने तो अपना ख्यालात दे चुके हैं, जिधर भी मैं गई हूँ उधर बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में उन्होंने अपना फैसला कर चुके हैं। उन्हें गद्दार और इंडियन एजेंट कहा गया और मुल्क के पाकिस्तान की सारी दौलत सिर्फ 22 बड़े खानदानों के पास चली गई। और आज हम उस गोल्डन एरिया का पोस्टमार्टम करेंगे। क्या वो वाकई सुनहरा दौर था या फिर ऊपर से चमक और अंदर से अंधेरा था? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर हमजा और आप देख रहे हैं जियो हिस्टोरिकल उर्दू। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान बना, कैसे पाकिस्तान ने सरवाइव किया, और फिर लियाकत अली खान आए, उनका कत्ल हुआ, और फिर कैसे 6 साल में मुख्तलिफ वज़ीर आज़म को बदला गया, और अय्यूब खान ने मार्शल कैसे नाफिज किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 1958 के दौर से आगे की बात करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत तहकीक और मेहनत के साथ तैयार की गई है ताकि आप तक असल हकीकत सामने आ सके। तो इसलिए वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा दौर भी आया जब PIA ने न सिर्फ मुल्क का नाम रोशन किया बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सन 1950 की दहाई के आखिर और 60 की दहाई के आगाज में एयर मार्शल नूर खान की क़यादत में PIA ने वो कारनामा अंजाम दिया जो आज भी एविएशन की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाता है। और ये वो वक्त था जब पाकिस्तान एशिया की पहली बड़ी फ्लाइट बना, जिसने जदीद तरीन बोइंग 707 जेट एयरक्राफ्ट चलाया, जब जापान और भारत जैसे मालिक भी अभी तक प्रोपेलर तैयारों में अटके हुए थे। 1962 में लंदन से कराची का सफर सिर्फ 6 घंटे 43 मिनट में तय करके पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया, जो आज तक कोई भी कमर्शियल फ्लाइट ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकी। इस तारीखी परवाज के पायलट अब्दुल्ला बेग दुनिया भर में मशहूर हो गए थे, और PIA के म्यार का यह आलम था कि जब एमिरेट्स एयरलाइन वजूद में आई, उसने अपने पहले जहाज PIA लीज पर लिए और अपने पायलट्स, इंजीनियर और अमले की तरबियत भी PIA के माहिरीन से हासिल की। यानी वो एयरलाइन जो आज के दिन दुनिया की सबसे बड़ी अमीर तरीन एयरलाइन में शुमार होती है, उसकी बुनियाद दरअसल पाकिस्तान ने रखी। और ये वो वक्त था जब दुनिया वाकई कहती थी ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद PIA। लेकिन सवाल आखिर ये है, जब पाकिस्तान आसमानों में दुनिया की रहनुमाई कर रहा था तो जमीन में उस वक्त क्या हो रहा था? सियासत इंतशार का शिकार थी, ताकत की रस्साकशी जारी थी और रियासत का ढांचा अंदर से कमजोर हो रहा था। यानी हवा में पाकिस्तान दुनिया का लीडर था मगर जमीन में पाकिस्तान लड़खड़ा रहा था। दोस्तों, अय्यूब खान का दौर ऊपर से देखें तो डेवलपमेंट मॉडल लगता है, लेकिन अंदर झांकें तो कहानी बिल्कुल अलग है। तो चलो इसे आहिस्ता आहिस्ता गहराई से खोलते हैं कि ये 22 खानदानों वाला सीन हकीकत में हुआ कैसे और इसका नतीजा क्या निकला। दोस्तों, अय्यूब खान जब आए तो उन्होंने प्लान डेवलपमेंट का मॉडल अपनाया। डैम बने, मंगला डैम, तरबिल्ला की प्लानिंग, नहरी निजाम बेहतर हुआ और इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत बनाया। हाईवेज, फैक्ट्रियां, टेक्सटाइल, शुगर मिल्स, सीमेंट्स और बैंक्स ये सब तेजी के साथ फैलने लगे और GDP ग्रोथ 6% से भी ऊपर जा रही थी। इंडस्ट्री डबल डिजिट ग्रोथ कर रही थी। कागज पर पाकिस्तान चमक रहा था। वर्ल्ड बैंक, IMF और अमेरिकन थिंक टैंक्स ये सब इसे पाकिस्तान का मेरिकल कहते थे, क्योंकि बाहर से देखो तो लगता था कि वाह, पाकिस्तान वाकई बहुत बड़ी तरक्की कर रहा है, क्या जबरदस्त तरक्की हो रही है। लेकिन ये तरक्की सबके लिए बराबर नहीं थी। अय्यूब खान और उस वक्त के माशी माहिरीन ने एक थ्योरी बनाई कि पहले एक एलीट क्लास को
ताकतवर बनाओ, बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स को सपोर्ट करो, इंडस्ट्री लगाएं, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो फिर फायदा टिपक कर नीचे आवाम तक आएगा। ट्रिकल डाउन वाला फलसफा, जिसका सिंपल उर्दू तर्जमा पहले केक बड़ा करो फिर मिल बांट कर काटो। लेकिन मसला ये हुआ, केक तो वाकई बड़ा हो गया लेकिन केक को बांटने का मरहला आया ही नहीं, या फिर यूँ कहें कि ताकतवरों ने बांटने ही नहीं दिया। रियासती अदारों ने मखसूस बिजनेस खानदानों को बाकी सब आवाम पर फोकियत दी। ये जो 22 खानदान थे, इन्हें आसान शराइत पर कर्जे मिलते थे, इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस मिलते थे, इन्हें टैक्स में रिलीफ दिया जाता था और इन्हें सरकारी सरपरस्ती हासिल थी। वो सरकारी डील्स भी लेते और रियासती मशीनरी भी अमूमन उन्हीं के साथ खड़ी रहती। और नतीजा ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी इंडस्ट्री, बैंकिंग, इंश्योरेंस सिर्फ चंद ही हाथों में सिमटने लगे। और यहीं पर डॉक्टर महबूब अल हक का वो मशहूर खिताब आता है 1968 में, जब वो खुद इस सिस्टम के चीफ इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने स्टेटस के साथ पूरा सच सामने रख लिया। पाकिस्तान की 67% सनत, 79% इंश्योरेंस और 80% बैंकिंग के असासे पाकिस्तान में सिर्फ 22 खानदानों के पास थे। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि अगर पूरे मुल्क में सरमायादारी का दरिया बह भी रहा है तो इसका ज्यादातर पानी इन्हीं 22 खानदानों के घर में आकर रुकेगा। बाकी आवाम, बाकी कारोबारी तबका, छोटे कारोबारी तबका और मजदूरों तक सिर्फ इनकी छींटे पहुंचती थी। दोस्तों, ये 22 खानदान आखिर थे कौन? ये दाऊद, साइकोल, आदम जी, भवन, वलीका, हबीब, करम अली और इसी तरह के बड़े बड़े बिजनेस हाउसिंग। ये लोग खुद बुरा नहीं थे कि जाती तौर पर शैतान हो, मसला ये था कि पूरे का पूरा सिस्टम इनके हक में झुका हुआ था। अगर तुम बिजनेसमैन थे और ताकत इनके सर्कल्स में नहीं थे तो तुम्हारे लिए वही सहूलतें, वही लोन, वही लाइसेंस और वही प्रोटेक्शन दस्तयाब नहीं थे जो इन चंदिया खानदानों के लिए थे। यानी फील्ड लेवल प्लेइंग नहीं थी बल्कि गेम ही रिगड़ थी। अमीर के लिए अलग रूल्स और बाकी के लिए अलग रूल्स। तो दोस्तों, नीचे जमीन में क्या हो रहा था? फैक्ट्रियां तो लग रही थी लेकिन मजदूर की उजरत, उनके रहने सहने के हालात, यूनियनों पर दबाव और इस्तेहसान, ये सब साथ चल रहा था। गांव से लोग शहर में मजदूरी के लिए आते। सस्ती लेबर ने इंडस्ट्री को फायदा तो दिया मगर उनकी अपनी जिंदगी में बुनियादी इंसाफ, तालीम, हेल्थ, हाउसिंग, ये सब चीजें पीछे रह गई। एक तरफ कराची, लाहौर, फैसलाबाद में बड़े बड़े बंगलों में पार्टियों की लाइट्स थी तो दूसरी तरफ कच्ची आबादी, मजदूर बस्तियों और भूखी आबादी के अंधेरे छाए हुए थे। अयूब खान के दौर का सबसे बड़ा तजाज ये भी था कि ऊपर से तरक्की और नीचे आवाम में बेचैनी फैल रही थी। अमीर और गरीब की कमाई में, ताकत में इतना फर्क आ गया कि वो मिडल्स टूटने लगा जो माशरे को जोड़ के रखता है। डॉक्टर महबूब अल हक के 22 खानदान वाले बयान ने आम लोगों को पहली बार ये नंबर सच बताया। ये सिर्फ एहसास नहीं, हकीकत भी यही है कि सारा निजाम सिर्फ चंद बड़े हाथों के लिए काम कर रहा है और यहीं से तबकाती निजाम का जदीद पाकिस्तान वियन जन्म लेता है। दोस्तों, पाकिस्तान की जमहूरियत की कमर हकीकत में उस वक्त टूटी जब 1965 के इलेक्शन का ड्रामा रचाया गया। अयूब खान ने सोचा कि वो एक कंट्रोल इलेक्शन करवा के इलेक्शन जीत जाएंगे और अपनी हुकूमत को जायज साबित कर लेंगे और उन्हें ये यकीन था कि उनके मुकाबले में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। मगर फिर वो शख्सियत सामने आई जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के वक्त अपने भाई का भरपूर साथ दिया, मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना। जैसे ही उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, पूरा पाकिस्तान, खास तौर पर मशरिकी पाकिस्तान, कराची और पंजाब उनके साथ खड़ा हो गया। उनकी रैलियां इतनी बड़ी थी कि अयूब खान को उनसे खौफ आने लगा और इसी खौफ ने किरदार कशी का वो घनौना खेल शुरू हुआ जिसमें सरकारी मीडिया और अयूब खान के साथियों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बेन पर नाकाबिल सबर इल्जामात लगाए कि वो औरत है, हुक्मरानी नहीं कर सकती, कि वो इंडियन एजेंट है या अमेरिकन एजेंट है, कि वो मुल्क की गद्दार है। लेकिन इलेक्शन वाले दिन सबसे बड़ा खेल खेला गया। ये अवामी वोट का इलेक्शन था ही नहीं बल्कि बेसिक डेमोक्रेट्स के जरिए था जिन्हें खरीदना और दबाव में लाना बहुत आसान था। सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई, धांधली हुई, नतीजा वही निकला जो पहले से तयशुदा था। अयूब खान जीत गए और फातिमा जिन्ना हार गई। लेकिन हकीकत ये थी कि मादर मिल्लत नहीं हारी बल्कि पूरा पाकिस्तान हार गया था। उस दिन सिर्फ मादर मिल्लत को नहीं हराया था, पाकिस्तान में जमहूरियत को खैराबाद कर दिया था। और इसी दानले में मशरिकी पाकिस्तान के लोगों में वो नफरत की आग भड़की जो कभी खत्म ना हुई, क्योंकि मशरिकी पाकिस्तान में फातिमा जिन्ना बेहद मकबूल थी और उनके साथ होने वाली नाइंसाफी ने बंगाली आवाम को ये पैगाम दिया कि इस मुल्क में आवाम की राय की कोई हैसियत नहीं है। अयूब खान इलेक्शन तो जीत चुके थे, आवाम का एतमाद हमेशा के लिए खो चुके थे। फातिमा जिन्ना जो कभी पाकिस्तान की उम्मीद और इखलाकी ताकत समझी जाती थी, इलेक्शन के बाद गहरी खामोशी में चली गई और चंद ही बरस के बाद इस दुनिया से
इंतकाल करके। एक ऐसी मौत जिसके बारे में आज भी सवाल होते हैं कि क्या वो वाकई कुदरती मौत थी या फिर उन्हें मार दिया गया। तो दोस्तों अयूब खान को लग रहा था कि वो अब मुकम्मल तौर पर महफूज हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1965 वो साल जब ऐसा वाकया होने वाला था जो इनके पूरे गोल्डन इरा को मिट्टी में मिला देगा। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे उस जंग के बारे में जिसे हमने किताबों में जीता हुआ पढ़ा है, मगर सवाल ये है कि क्या हमने मैदान में वाकई भारत को शिकस्त दी या ताशकिंद की मेज पर जंग हार दी। हम खोलेंगे ऑपरेशन का वो खुफिया बाब जिससे पूरी जंग को जन्म दिया। हम अगली किस्त में देखेंगे कि अयूब खान का सवाल कैसे और कहां से शुरू हुआ। तो अगली किस्त वाकई धमाकेदार होने वाली है। तो दोस्तों इस इम्पॉसिबल स्टोरी को तलाश करने में और आप तक पहुंचाने में अपना मेहनत लगती है। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें और अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज।